दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कंटिन्यू कर रहे हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने समानता के मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बारे में पढ़ा है। आज हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है कुल 4 अनुच्छेदों अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में दिया गया है। आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 और 20 यानी अनुच्छेद 19 और 20 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 20 जो है अनुच्छेद 20 ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार और इसमें विशेष तौर पर अनुच्छेद 19 और 20। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 एक क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एक ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एक ग में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एक घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एक अंग में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 एक 6 में कोई भी बिजनेस यानी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं के बारे में कुल 6 अधिकारों की संरक्षण की बात कही गई है। याद रखिएगा, ये क्रम भी याद रखिएगा। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में बसने का अधिकार और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में शामिल है। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं अनुच्छेद 19 जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 आप जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 19 है ये सामान्य शब्दों में या आसान शब्दों में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है और ये स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचार, अपने विचारों के साथ जो है दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। तो केवल अपने ही विचार आप प्रसारित करने लगेंगे तो वो स्वतंत्र केवल अपने ही विचार प्रसारित करेंगे, दूसरों का नहीं, तो ये दूसरों के जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। लेकिन अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का भी प्रसार करना है और उसको खुला देना है, छूट देना है। दूसरी चीज़, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन की स्वतंत्रता शामिल है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, देखिए फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। फ़ोन टेप नहीं कर सकते हैं आप, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं शामिल है कि किसी का फ़ोन टेप किया जाए। और दोस्तों, प्रसारित करने का अधिकार यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। सब लोग अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में
कुछ जो अन्य चीज़ें शामिल हैं उसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार और सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, शांति का अधिकार, अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं। ये सभी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जिन 6 प्रकार के अधिकारों की बात की है उनमें अनुच्छेद 19(1) क, देखिए अनुच्छेद 19 यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, आर्टिकल 19(1) क जो है यानी अनुच्छेद 19 का जो पहला अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर राज्य जो है इस स्वतंत्रता पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध जो है इस पर लगाने का अधिकार जो है वो राज्य का है और ये प्रतिबंध कई आधारों पे हो सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि प्रतिबंध लगाने का आधार जो होता है इसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना, मानहानि और अपराध में संलिप्तता, इन चीज़ों के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध जो है ये राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। तो अगर आप ये कहें कि जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये पूरी तरह से इस पर कोई बंधन नहीं है, तो इस पर बंधन है। अगर आपके वाक अभिव्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो रहा है तो इस पर राज्य युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। अब आइए आर्टिकल 19(1) ख के बारे में जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19(1) जो है ये शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात करता है, अनुच्छेद 19(1) ख। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो जो सभी नागरिक हैं, जब सभी नागरिकों को बिना हथियारों के, ये जो शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन है ये बिना हथियारों के सम्मेलन करने की और शांतिपूर्वक संगठित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार जो है ये शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन के अंतर्गत शामिल है। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस स्वतंत्रता का उपभोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है और ये व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। और इस अधिकार में, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन के अधिकार में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन के अंतर्गत हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि एक धारा 144 है। देखिए, धारा 144 ये क्या है, तो ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 का, मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है और ऐसी बैठक को जिससे मानव के जीवन को खतरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने के आधार पर ये सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है दंडाधिकारी एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। किस आधार पर? यदि किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध किया जा रहा हो,
किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार किया जा रहा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए विवश किया जाए, या सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए धमकाया जा रहा हो, तो इस आधार पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत इस संगठन को गैरकानूनी किया जा सकता है। तो ये तो था थोड़ा सा डिटेल में। अब आइए आर्टिकल 19(1) ग के बारे में जान लेते हैं। 19(1) ग और 19(1) ग जो है ये संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। संगम या संघ बनाने का अधिकार जो है स्वतंत्रता का ही अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, और इसके अंतर्गत आप सहकारी सोसाइटी भी बना सकते हैं। और ये सभी नागरिकों को, देखिए सभी नागरिकों को ये व्यवस्था उपलब्ध है। सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समितियों को गठित करने का अधिकार है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो इसमें आप जान लीजिए राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं यानी साझेदारी फर्म बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगठन ट्रेड यूनियन बना सकते हैं आप। ये सभी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ बनाने के अधिकार। ये न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार देता है बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19(1) ग संगम या संघ बनाने के अधिकार के साथ उनको संचालित करने का अधिकार भी देता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण शब्द आता है उचित प्रतिबंध। उचित प्रतिबंध, कुछ आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और मूल अधिकारों पर जो उचित प्रतिबंध किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो ये राज्य द्वारा लगाए जाते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक, ये प्रतिबंध क्यों लगाए जा सकते हैं, तो ये जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए ऐसे स्वतंत्रता जिनके उपयोग से या स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रवर्तन से यदि भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता आदि पर कोई प्रहार होता है या उनको कोई इन सब चीज़ों पर कोई इनका नुकसान होता है, तो उचित प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है। जैसे मोल भाव सौदेबाजी करना, हड़ताल करना, तालाबंदी करने का कोई अधिकार ट्रेड यूनियन को नहीं है। और हड़ताल के अधिकार को औद्योगिक कानून के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब आइए चौथे प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 19(1) घ के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 19(1) घ या 19(1)d। 19(1) घ क्या है, तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19(1) घ के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या प्रावधान है जान लीजिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अबाध रूप से समस्त भारत में संचरण का अधिकार है। पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के सभी नागरिकों को अबाध रूप से संचरण का अधिकार मिला हुआ है। और आप जान लीजिए कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के भीतर भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को ये बढ़ावा देती है। लेकिन इस पर भी कुछ उचित या युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये प्रतिबंध किस आधार पर लगाए गए हैं कि अगर आम जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करना हो तो उसके लिए, जैसे यष्टि आप जानते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो है सेंसिटिव, जिसको हम कहें सेंसिटिव जो है ये आबादी है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है, उसके आवास में कोई नुकसान होता है, तो इस पर उनके स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य ठीक और नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर संचरण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
और देश के बाहर एक प्रश्न यहाँ पर है, ये जैसे ये तो भारत में किसी भी राज्य में या एक राज्य के भीतर अबाध संचरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन देश के बाहर जो है घूमने की स्वतंत्रता कहाँ पे वर्णित है? तो एक प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल जो हमारा 21 है, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार जो है, आप जान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आप जान लीजिए आर्टिकल 19 ये देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता देता है। अब आइए अनुच्छेद 19 एक अंग पे आते हैं। 5वां जो है स्वतंत्रता के अधिकारों में अनुच्छेद 19 एक अंग, ये क्या है? तो अनुच्छेद 19 एक अंग जो है ये आप जान लीजिए कि कोई भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने और बसने, यानी वहाँ पे आप रहने लगे, बसने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 एक अंग के द्वारा दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र, कोई भी नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर सकता है या बस सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनुच्छेद 19 एक अंग के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध क्या हैं कि देश के कई हिस्सों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार है। निवास का अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए, निवास करने का अधिकार और सर्वत्र अबाध संचरण का, यानी साधारण शब्दों में घूमने का अधिकार। तो निवास करने का अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और इस पर जो है देश में जो राज्य है वो कुछ युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे जो हमारी जनजातियां हैं, अगर जनजातियों के संस्कृति और उनके आवासीय हितों का संरक्षण किया जाना है तो जनजातियां अपना नियम और कानून खुद बना सकती हैं और उस पर जो है राज्य कोई आपत्ति नहीं करेगा, न तो उन पर कोई बंधन लगाएगा, क्योंकि जनजातियां जो है स्पेशल संस्कृति और स्पेशल विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं। और इसमें इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि हम इतना भी अबाध रूप से संचरण या घूमने न लगें कि इन जनजातियों के संस्कृति का जो है क्षरण होने लगे या उनके जो आवास हैं उनका क्षरण हो। तो निवास करने का और अबाध संचरण का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अब आइए छठे प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसको देख लेते हैं। जो छठा है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 19 एक 6। ये क्या है? तो अनुच्छेद 19 एक 6 कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इसको अगर जो हम संविधान की शब्दावली में कहें तो कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 एक 6 के अंतर्गत दी गई है। और इसके अंतर्गत आप जान लीजिए नागरिक जो हैं, नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, कोई भी नागरिक कोई भी पेशा अपना सकता है, व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये बहुत ही विस्तृत अधिकार है और सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, व्यवसाय करने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है। और ये अधिकार बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विस्तृत है। और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि ये जीवन के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये पेशा, व्यवसाय, व्यापार शुरू करने का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। न केवल जीवन बल्कि आजीविका और जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है। जीवन निर्वाह के लिए आय के जो है आय के संचयन से भी संबंधित है, जो हमारा व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो देखिए इसका दायरा बहुत ही व्यापक है।
जैसे जैसे राज्य जब है सशक्त रूप से किसी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक तकनीकी योग्यता को आवश्यक ठहरा सकता है, किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। और एक और चीज़ है कि राज्य को अपने एकाधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है और इस अधिकार में ऐसा पेशा या व्यापार शामिल नहीं है। देखिए, युक्ति प्रतिबंध यहाँ पर भी है। देखिए, प्रतिबंध व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन एक प्रतिबंध ऐसा लगा दिया गया है कि ऐसा पेशा या व्यवसाय या व्यापार इसमें शामिल नहीं है जो दो चीज करता हो, यानी अनैतिक हो या खतरनाक हो। ये दो व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं और राज्य इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है या संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है ताकि उन मानकों का पालन किया जा सके जो कि लोगों के लिए आवश्यक हो। तो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में हर जगह अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये हमने इसमें सभी स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ लिया। आज हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ने वाले थे, तो आइए हम अनुच्छेद 20 के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराध, देखिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान है। इसका मतलब क्या हुआ? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या हुआ? जो अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी भी अभियुक्त, या तो कोई अभियुक्त रहे या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, दोषी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। ये इसका फलक जो है अनुच्छेद 20 का, नागरिक और विदेशी दोनों को इस पर लागू होता है। तो किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो, कानूनी व्यक्ति में जैसे कोई कंपनी या काउंसिल शामिल होती हैं, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त सजा से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी लागू या चलती हुई विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के अपराध के लिए जो दंड का निर्धारण है वो अपराध करते समय जो कोई लागू विधि होती है, प्रवृत्त विधि होती है, उसके अनुसार किया जाएगा और नए बनाए गए विधि के अनुसार दंड अधिक नहीं दिया जा सकता। जैसे इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यदि चोरी के लिए 10 कोड़े देने का, चोरी करने के लिए 10 कोड़े देने का अधिकार, 10 कोड़े देने की या दंड की व्यवस्था, सजा की व्यवस्था की गई है, तो जिस समय व्यक्ति ने चोरी किया उस समय 10 कोड़े देने का प्रावधान किया गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद संशोधन करके इसकी संख्या चोरी के लिए 15 कोड़े देने का प्रावधान कर दिया है। लेकिन चोरी जिस समय की गई है उस समय अगर जो ये 10 कोड़े का प्रावधान ही था, तो संविधान में अगर जो चोरी पर 15 कोड़े का प्रावधान कर दिया गया तो किसी भी व्यक्ति को 15 कोड़े की सज़ा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि नई विधि होती है उसके अनुसार अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जितना पहले उस समय अपराध करते समय, चोरी करते समय जितने सज़ा देने का प्रावधान था उतना ही दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए दंड का निर्धारण अपराध करते समय लागू विधि के अनुसार ही किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा।
अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसके लिए एक बार दंडित कर दिया गया, तो उसी अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार या 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ये व्यक्ति के जो है अनुच्छेद 20 में दी गई स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और किसी भी अपराध के लिए जो अभियुक्त है, किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के लिए इसका विस्तार दीवानी सुनवाई पर नहीं हो सकता, या जो सुनवाई आपराधिक प्रकृति की न हो। तो अनुच्छेद 20 जो है ये नागरिक अधिकार, ये जो है इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, और ये नागरिक, विदेशी और कानूनी व्यक्ति इन सभी पर लागू होता है। और किसी भी इसमें प्रावधान ये है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को जो है उसको मनमाना या अतिरिक्त सजा नहीं दी जा सकती है, और तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, जब तक उसने कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है उस विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, और उतनी ही सजा दी जा सकती है जितना कि उस कृत्य को या अपराध करते समय प्रावधान किया गया हो लागू विधियों में। और दूसरी चीज़, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी को दंडित, किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, और किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 20 में प्रावधान है। तो इस तरह से हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल अनुच्छेद 19 और 20 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों के बारे में जाना, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद 21 और 22 के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अनुच्छेद 21 जो है आप जानते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। तो ये स्वतंत्रता के प्रावधान या स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 22 दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।